साइंस 1 चैप्टर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा, यू हैव स्टडीड दैट इन 9th स्टैंडर्ड यू स्टडीड पोटेंशियल डिफरेंस, आपने सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, आपने सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा, आपने सिस्टम ऑफ सेल्स पढ़ा, सिस्टम ऑफ बैटरीज पढ़ा। तो इस बार हम पढ़ेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, इफ देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर, व्हाट इफेक्ट्स डज इट हैव ऑन सराउंडिंग। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो उसके आजू बाजू या उसके अंदर क्या क्या इफेक्ट आता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी ट्रांसफ़र इज़ नथिंग बट कि अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट काम कर रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र कितना है, उस फ्लो को कंसिस्टेंट रखने के लिए या उस फ्लो को स्टार्ट करने के लिए या उस फ्लो को बंद करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट एनर्जी ट्रांसफ़र एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट इज नथिंग बट कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो हीटिंग इफेक्ट किस बेसिस पे आता है, किसके थ्रू आता है और किस वजह से आता है। सो और ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, क्योंकि दोनों अगर हीट एनर्जी ट्रांसफर आ रही है तो एनर्जी का एक फॉर्म हीट भी है, वो भी हो सकता है। सो टुडे विल बी लर्निंग अबाउट एनर्जी ट्रांसफर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। So you have the electric circuit shown in the video, जो आपको प्रूफ करना है या जो आपको बताएगा कि एनर्जी ट्रांसफ़र एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी ट्रांसफ़र कितना होता है, किस बेसिस पे होता है, दैट वी विल बी एक्सप्लेन। The potential at A is higher than the potential at B as the point A is connected to positive electrode of the cell and B is connected to the negative electrode of the cell। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ए है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जो पॉइंट ए है, ए बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है और बी बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है। सो डेफिनेटली ए हैज हायर पोटेंशियल देन पॉइंट बी। नेक्स्ट यू हैव इफ अ चार्ज फ्लोज फ्रॉम Q flows from A to B, work VABQ has been done। if a charge flows from A to B, VABQ amount of work is done। What is VAB into Q? VAB into Q is nothing but VAB आपका A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है वो है। Q is nothing but the charge value। From where does this energy come to do this work? The source of energy is the cell। ये बेसिक आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि अगर सेल ही जो है आपका, जो आपको उस बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की ताकत है, जिसकी वजह से क्या होता है, ए से लेके बी तक जो इलेक्ट्रॉन्स पुश हो रहे हैं, ए से लेके बी तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो पावर बैटरी प्रोवाइड कर रही है, वो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी प्रोवाइड कर रही है। The cell gives this energy through the charge Q to the resistance where work VABQ is performed। और इसमें जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू जो आपको VABQ वो मिलता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस है मतलब क्या है, चार्ज को पुश करने के लिए और थोड़ा सा ज़्यादा ताकत लगेगा। So if a charge Q flows from A to B in time t, that is the work is performed in time t, then during that time the energy VABQ is given to the resistor। कि एक पर्टिकुलर टाइम t में if a charge Q is given energy VAB into Q, work is performed through the resistor, then energy VABQ is given to the resistor। इसका सिंपल लॉजिक ये आएगा कि अगर आपका Q चार्ज फ्लो हो रहा है VAB के पर्टिकुलर डायरेक्शन में या VAB पोटेंशियल डिफरेंस में,
और आपका टाइम टी लग रहा है, टाइम टेकन इज टी, टाइम टेकन इज टी, आपका टी टाइम में, टी सेकेंड्स ऑफ टाइम में VABQ वर्क परफॉर्म हो रहा है और चार्ज इज Q। सो जितना भी एनर्जी रहेगा वो किस पे जाएगा, रेजिस्टर पे जाएगा। व्हाई? बिकॉज आपका रेजिस्टर जो है वो करंट अपोज कर रहा है, वो करंट रोकने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर जगह पे सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसका मतलब बेसिकली यही होगा कि पूरे सर्किट में जहाँ पे रेजिस्टर है वहीं पे सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, वहीं पे सबसे ज़्यादा एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड होगी, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस पे लग रही है, रेजिस्टर पे। What happens to this energy? This energy is received by the resistor and is converted into heat energy. The temperature of the resistor is increased. Definitely, क्योंकि जैसे जैसे वो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते जाएंगे जो ज़्यादा फ्री नहीं है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर के एटम्स है वो एक्साइट होंगे, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ने लगेगा? क्योंकि उस पर्टिकुलर रेजिस्टर के थ्रू इतना पावर जा रहा है, इतना करंट जा रहा है, इतना करंट जा रहा है, जिसकी वजह से आपका रेजिस्टर हीट अप होने लगता है। ये इसका परफेक्ट एग्जांपल फ्यूज होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। सो व्हाट इज पावर? पावर का फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर। P पावर का सिंबल है, P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू एनर्जी upon time required, which is nothing but VABQ upon T। अब हमको ये पता है what I is equals to Q upon T, हमको ये एक चीज़ पता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो Q upon T है उसको हम सीधा लिख सकते हैं VAB डॉट I, या सिंस लिख सकते हो, सिंस I is equals to Q upon T, P is equals to VAB dot I। मतलब indirectly the electric power through an electric circuit is directly proportional to the product of potential difference and its current। Take a good look at this one। Now you have P is equals to VABQ upon T, VABQ upon T। मतलब इन शॉर्ट T अगर यहाँ आ जाएगा तो which will be P into T is equals to VAB dot Q, potential difference into charge। मतलब इन शॉर्ट आपका कितना एनर्जी एक पर्टिकुलर सेल डोनेट कर रहा है, एक पर्टिकुलर सेल उसको प्रोवाइड कर रहा है, ये आपका बेसिकली P का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी अपॉन टाइम, बेसिकली एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। तो ये आपकी एनर्जी है और ये आपका इलेक्ट्रिक पावर और टाइम का प्रोडक्ट है। तो जितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट चार्ज उस पर वर्क करेगा वो किसके भी प्रोडक्ट के बराबर होगा, पावर और टाइम के बराबर होगा। तो तो इनडायरेक्टली ये और ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही हीट ज़्यादा होगा, मतलब हीट और इनकी वैल्यू इक्वल हो सकती है। इफ I is the current flowing through the circuit, the heat produced in the circuit in time t will be H is equal to P into T। H is equals to P into T। H आपका क्या है अभी, हीट। आपको फिर समझा देता हूँ। तो VAB is the potential difference on point from point A to B, Q is the charge। सो ये क्या है आपका, इनडायरेक्टली एनर्जी ही है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। मैंने टी को यहाँ ले लिया, बस ये एक चीज़ किया। तो जितना ये अप्लाई होगा, जितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज का पावर होगा, जितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज का वैल्यू होगा, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर होगा और टाइम कंज्यूम्ड होगा।
इलेक्ट्रिक पावर टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा, मतलब क्या, उस रेजिस्टर पे लोड ज़्यादा बैठेगा, उस रेजिस्टर पे लोड ज़्यादा बैठेगा, तो उसकी वजह से उस रेजिस्टर में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा मतलब जिससे क्या होगा, हीट ज़्यादा होगा। तो जितना आपका इलेक्ट्रिक पावर ज़्यादा रहेगा और टाइम ज़्यादा लगेगा, उतना ही हीट ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट, फिर आपने इसी फॉर्मूला को थोड़ा पढ़ा था, सिंस P इज इक्वल्स टू VAB डॉट आई। क्यों पढ़ा था? क्योंकि ये Q अपॉन T की वैल्यू क्या बराबर थी? I के बराबर थी। P इज इक्वल्स टू VAB इंटू आई था, तो हमने क्या किया, ये H इज इक्वल्स टू P इंटू T था, उसकी जगह लिखा H इज इक्वल्स टू VAB इंटू आई इंटू T। ये P की जगह हमने ये वाला वैल्यू सब्सटीट्यूट किया। ये आपका रीजनिंग है, बस मैं आपको स्टेट करा रहा हूँ कि ऐसे चल रहा है सब फिलहाल। नेक्स्ट, ओम्स लॉ क्या कहता है? बाय ओम्स लॉ VAB इज इक्वल्स टू I इंटू R। VAB इज इक्वल टू I इंटू R, ये इसके हिसाब से बेसिकली इट्स V इज इक्वल टू IR, बट अगर पोटेंशियल फ्रॉम A टू पोटेंशियल फ्रॉम B आप देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो VAB होता है विच इज इक्वल टू I इंटू R। अब VAB की वैल्यू क्या है? I इंटू R। तो इसमें करेक्शन क्या क्या होगा? H इज इक्वल टू, ये आप VAB इज इक्वल टू I इंटू R की जगह आप क्या लिखोगे? I इंटू R इंटू I इंटू T, which is nothing but I square RT। then you have H is equals to, अब VAB is equal to IR ले लो, या फिर I की वैल्यू को एक साथ ले लो। इसको आप लिख सकते हो H is equals to I is equal to, यहाँ ले लो, R को नीचे ले लो, VAB into VAB अपॉन R into T। ये जो आपका I था, ये I यहाँ पे क्या हो गया इस पर्टिकुलर केस में, सिंस I is equals to VAB अपॉन R, आपका R यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये I की वैल्यू इस पर्टिकुलर I के हिसाब से जा रही है। अब ध्यान से देखो, जब मैंने पहली बार ओम्स लॉ अप्लाई किया तब मैंने V की वैल्यू बदला, यहाँ पे जो ये इक्वेशन है उसमें V की वैल्यू बदला। फिर जब मैंने दूसरी बार ओम्स लॉ लगाया तब मैंने I की वैल्यू बदला। I की वैल्यू बदलूंगा तो मेरे को ये आ जाएगा, विच इज़ नथिंग बट VAB स्क्वायर इंटू T अपॉन R। तो ये एंड और H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, ये दो फॉर्मूलाज हैं जिससे आप इलेक्ट्रिक पावर की वजह से जो हीट जनरेट होती है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। आप क्या लिख सकते हो? यूनिट ऑफ स्मॉल p, जो आपका इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, विच इज कैपिटल W। टेक अ गुड लुक एट दिस। फिर हम हीटिंग इफेक्ट पे पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट इज नथिंग अबाउट सच डेरिवेशंस। हीटिंग इफेक्ट इज जस्ट एक्सप्लेनेशन, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। टेक अ गुड लुक एट दिस। इसको और कुछ डिफिकल्ट हो तो आप व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। नेक्स्ट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यू हैव 4 एग्जांपल्स: फ्यूज, आयन, गीजर एंड बल्ब। फ्यूज, आयन और गीजर और बल्ब, ऑल ऑफ दिस थिंग्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये चारों चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पे चलती है और इसका आउटकम हीटेड रहता है, हीट के बेसिस पे रहता है। कि ऐसा नहीं होता है कि इसको बिजली प्रोवाइड करो और आपको इलेक्ट्रिक शॉक ही लगता है, आपको हीट मिलता है। आपको जो रिजल्टेंट एक्टिविटी करते हो आप इसकी, वो हीट बेसिस पे होती है। फ्यूज इज नथिंग बट, फ्यूज आपको 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ एक एक्टिविटी के तौर पे था, सिर्फ एक छोटे से पैराग्राफ में था। फ्यूज इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर शॉर्ट डिवाइस विच इज कनेक्टेड टू द सर्किट्स ऑफ योर हाउस। अगर आप पूछोगे आपके डैडी से कि फ्यूज, आपके पेरेंट्स से ही नॉर्मली, कि आपका फ्यूज क्या काम करता है, फ्यूज इज बेसिकली कनेक्टेड विथ 3 वायर्स। एक होता है लाइव, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है अर्थिंग। लाइव एंड न्यूट्रल आर दोज वायर्स जो
220 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस आपके घर पे पहुंचाते हैं। आपके गवर्नमेंट के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 220 वोल्ट का वायर वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल डिफरेंस उसके थ्रू रन कर रहा है, लाइव और न्यूट्रल के थ्रू। और गलती से भी लाइव और न्यूट्रल वायर एक दूसरे से जुड़ जाता है तो आपके घर में शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से योर होल हाउस कैन गेट बर्न्ड। वेरी सीरियस केस, बहुत चीज़ें होती है। इफ़ यू कैन डू, इफ़ यू वांट टू सी हाउ इट हैपेंस तो आप गूगल कर सकते हो, आपको यूट्यूब और बाकी जगह बहुत मिलेंगे कि मिशैप ऑफ फ्यूज सर्किट्स वैसा। सो फ्यूज़ क्या करता है? फ्यूज़ अगर आपके घर में कभी ऐसा होता है कि गर्मी के कारण आप ज़्यादा देर तक लाइट्स चलाते हो, ज़्यादा देर तक फैन चलाते हो, ज़्यादा देर तक एसी चलाते हो, तो देयर इज़ अ पर्टिकुलर स्मॉल डिवाइस कॉल्ड फ्यूज़ जो क्या करता है, आपके करंट को रेगुलेट करता है। पर वो ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉन्स्टेंटली पंखा चलाते बैठे हो, कॉन्स्टेंटली लाइट्स लगा, कॉन्स्टेंटली उसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस जाता ही जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके अंदर का जो डिवाइस है, उसके अंदर जो रेजिस्टर या कोई भी एक पर्टिकुलर डिवाइस लगा है, उसकी हीट बढ़ती जा रही है। पर एक सर्टेन टाइम तक ही हीट रहेगी ना, एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही वो अपनी सॉलिड स्टेट को होल्ड कर सकता है। जैसे ही उसकी सर्टेन टाइम तक हीट खत्म, वैसे ही वो पिघलना शुरू हो जाएगा। पिघल गया, गायब हो गया, मतलब क्या, आपका करंट बेसिस पे टूट गया और वहीं पे ही उसकी वजह से आपके घर में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो पर्टिकुलर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं वो रुक जाते हैं या वो नहीं होते। तो फ्यूज़ ये काम करता है। फ्यूज़ ऐसा समझो कि आपका एक पर्टिकुलर वो डिवाइस है जो आपके घर में शॉर्ट सर्किट होने से रोकता है और आपके घर में की ओवर इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आने से थोड़ा कर्व करता है, उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट इज योर आयरन। इस्त्री जो होती है आपकी, आयरन इज अ फर्स्ट और सिंपलेस्ट एग्जांपल कि करंट हीट पैदा कर सकता है। आयरन जब आप देखोगे कि व्हेन यू स्विच, आप स्विच ऑन करते हो, जब व्हेन यू ऑन द स्विच यू सी दैट कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे उस पर्टिकुलर डिवाइस के थ्रू, उस पर्टिकुलर आयरन के थ्रू करंट दौड़ रहा है, वैसे वैसे उसका जो मेटल स्लैब है वो गर्म होता जा रहा है। द स्लैब गेट्स हीटेड ड्यू टू कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट और ड्यू टू कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट थ्रू द वायर विच इज अटैच्ड और विच इज कनेक्टेड टू द स्लैब। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो स्लैब हीट हो जाता है। पर जब आप स्लैब को टच करते हो आपको करंट नहीं लगता, आपको चटका लगता है या हीट लगता है, बिकॉज वो पर्टिकुलर स्लैब जो होता है वो हीट कंडक्ट करता है, क्योंकि उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, पर वो हो सकता है हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे। नेक्स्ट आपका है गीजर। गीजर परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ सोलोनॉइड। सोलोनॉइड या रॉड भी होती है, कभी कभी सोलोनॉइड्स होते हैं। रॉड सोलोनॉइड्स आर नथिंग बट आपका जो वायर है या आपका जो मेटल कंडक्टर है वो एक स्पाइरल फॉर्म में रहता है, ये ऐसे फॉर्म में रहता है या कॉइल्ड अप फॉर्म में रहता है। जो आप लोग ट्रेन्स में केबल्स लगे रहते हैं ऊपर, तो उसके ऊपर भी वायर्स ऐसे सोलोनॉइड फॉर्म में भी रहते हैं। सो दिस इज नथिंग बट एक फॉर्मेशन है सोलोनॉइड की, कि सोलोनॉइड ऐसा फॉर्म होता है। और गीजर्स में मोस्टली या तो सोलोनॉइड रहता है या तो रॉड रहती है लगी हुई। सो व्हाट हैपेंस इन द प्रोसेस ऑफ गीजर इज कि आपका गीजर जब आप ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, तो क्या होता है कि द रॉड इनसाइड द गीजर, जो गीजर को प्रोटेक्टेड एक प्लास्टिक का कवर है, उसके अंदर जो कंडक्टर है, उसके अंदर जो रॉड है, उसके थ्रू करंट जाने लगता है। उसके थ्रू करंट जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो करंट जाने की वजह से वो रॉड हीट अप होने लगी। सो यू विल सी व्हेन यू आर टेकिंग बाथ विद द गीजर विद द हेल्प ऑफ गीजर, या आप गीजर के पानी से नहा रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको स्टार्ट में पानी चलो नॉर्मल है, ठंडा ल्यूकवार्म है, चलता है, फिर धीरे धीरे पानी गर्म हो जाता है, फिर एक टाइम आता है कि पानी चटका देने लग जाता है। सो व्हाई दैट हैपेंस कि आपके जो पानी के थ्रू करंट, गीजर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, तो वो रॉड को जितना देर आप चालू रखोगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर देता जाएगा। पर एक टाइम आएगा कि जब, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि होता है, पर नॉर्मली जब गीजर खराब होता है वो इसलिए होता है क्योंकि या तो वो वायर जो रहती है, जो उस पाइप को कनेक्टेड, उस रॉड को कनेक्टेड है, वो डिटैच हो जाती है, या फिर वो वायर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है, या फिर पानी ही इलेक्ट्रिकल बन जाता है, जिसकी वजह से पानी से शॉक लगता है। सो दैट इज अ डिफरेंट केस।
ये भी बहुत क्यूरियस केस है, बस बहुत ग्रूसम एक्सीडेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इज बल्ब। बल्ब इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सॉरी फॉर माय ड्राइंग, बट बल्ब एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जो पढ़ने के लिए ज़्यादा आसान है। आपके बल्ब को लाइट मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो दो, मैं इसको जूम करके बताता हूँ, इसके जो दो, ये जो दो पोल्स हैं उनके थ्रू करंट फ्लो होता है, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है दिस इज नॉर्मली मेड ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन एक मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट या टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। सो ये बल्ब्स में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपका बटन ऑन करते हो, व्हेन यू ऑन द स्विच, यहाँ से करंट फ्लो होती जाती है, और ये जब भी चालू, जैसे ही उसको करंट मिलती है, जैसे ही वो यहाँ पे करंट झेलने लग जाता है, आपका बल्ब जलता है। क्यों? क्योंकि वो करंट झेल रहा है, तो वो उस हीट के थ्रू लाइट एमिट कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है, और फिर बाद में आपको ये पर्टिकुलर लैम्प के थ्रू लाइट पूरे घर में फैल जाती है या एक छोटी सी जगह में फैल जाती है। सो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, कि आपका जो अंदर बल्ब के अंदर की एक छोटी सी वायर होती है, वो आप जब चालू करते हो, इट्स हार्ड टू सी, बट आप चालू करते हो तो देखोगे कि ये दोनों पोल्स के बीच की जो वायर है वो जल रही है, जिसकी वजह से ये पूरा लैम्प लाइट चारों तरफ एमिट कर रहा है। अगर और जब बल्ब खराब होती है तो देयर आर टू केसेस, ये दोनों में से कोई एक पोल से वो डिटैच हो जाता है, या तो फिर ये पूरा ही खराब हो जाता है या करोड हो जाता है, जिसकी वजह से आपका लाइट एमिट नहीं होता। कि आप कितना भी बटन दबा लो, कितना बटन को और प्रेस कर दो, तो भी लाइट एमिट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से वो डिटैच हो गया, आपका करंट ही पास नहीं होगा, तो वो जलेगा ही नहीं। सो दीज आर द 4 एग्जाम्पल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एग्जाम्पल्स है, सो सर्च ऑन देम, गूगल करो उस चीज़ को, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है पढ़ने के लिए। नेक्स्ट वी विल बी लर्निंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत थोड़ा ट्रिकी है अंडरस्टैंड करने को, पर बहुत क्यूरियस कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इट वाज नॉट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वेरी वास्ट है, बहुत वास्ट है, और प्रॉब्लम ये है कि उस पर ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इन द सेंस कि व्हेन यू ट्राई टू स्टडी इट, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट उसको याद रखना, उसको समझना बहुत डिफिकल्ट है। आप 10 बार पढ़ोगे एक चीज़ को फिर भी याद नहीं होगा, पर आप उसको थोड़ा देर बैठोगे, इमेजिन करोगे, इमेजिनेशन हैज नो विंग्स, व्हाट अ मैन विदाउट इमेजिनेशन हैज नो विंग्स। सो इमेजिन करो चीज़ों को। अगर आपके घर में कोई चीज़ नहीं है तो ट्राई टू इमेजिन इट, खुद से मन में बनाओ कि हाँ भाई एक बल्ब है, उसमें ऐसा ऐसा वायर है, मैं उसको जूम करके देख पा रहा हूँ वैसा। सो ट्राई टू इमेजिन स्टफ सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल। आज हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा, कल हम मैग्नेटिक, कल या परसों मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे। टिल देन ट्राई टू स्टडी दिस टर्म्स। आपको कुछ वो डेरिवेशन में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछो, या व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में पूछो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।